हॉलीवुड स्क्रिप्ट्स प्रेजेंट करते हैं मूवी एवरेस्ट। ये एक बायोग्राफिकल सर्वाइवल एडवेंचर फिल्म है जो कि 2015 में रिलीज हुई। IMDb में इसकी रेटिंग 7.1 है। फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि साल 1953 में एडमंड हिलरी एंड टेंजिंग नॉर्वे एवरेस्ट पे चढ़ने वाले पहले दो लोग थे। उसके बाद अगले 40 सालों में कुछ प्रोफेशनल्स ने ही वहां जाने की कोशिश की, जिनमें 4 में से एक की मौत हो गई। इसके बाद साल 1922 में रॉब हॉल नाम के एक आदमी ने एडवेंचर कंसल्टेंट नाम की एक कंपनी खोली जो नौजवान लोगों को एवरेस्ट पे लेके जाती थी। रॉब अब तक 19 लोगों को सही सलामत एवरेस्ट तक ले गया था। अब इसके बाद हमें साल 1996 का वक्त दिखाया जाता है, जब रॉब और उसकी टीम एक दफा फिर एवरेस्ट पे जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। जाने से पहले वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ से मिलता है और कहता है कि मैं जल्द वापस आऊंगा। रॉब की टीम में कुल मिला के 13 लोग होते हैं। इनका पूरा सफर 40 दिन का होता है और 10 जून की दोपहर तक इन्हें एवरेस्ट की शिखर तक पहुंचना है। इसके बाद सभी लोग न्यूजीलैंड से नेपाल के लिए उड़ान भरते हैं और 30 मार्च 1996 को ये सब काठमांडू के एयरपोर्ट पर इकट्ठा होते हैं, जहां रॉब एवरेस्ट पर जाने से पहले उन सब कुछ ऐसी बातें बताता है जिसे वो ऐड में नहीं छाप सकता था। वो उन्हें बताता है कि एवरेस्ट की ऊंचाई इतनी है जितनी ऊंचाई पर एक हवाई जहाज उड़ता है और इस ऊंचाई पर इंसानी जिस्म सरवाइव नहीं कर सकता, इसलिए इस सफर में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हालांकि उस ग्रुप में ऐसे बहुत से क्लाइंबर्स होते हैं जो पहले भी बहुत सी चोटियां सर कर चुके थे। अब अगली सुबह सब लोग हेलीकॉप्टर में बैठ के लोकला नाम की एक जगह पर पहुंच जाते हैं जो कि 9,383 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ से आगे का रास्ता उन्हें पैदल ही तय करना होता है और वो 17,600 फीट की ऊंचाई पर अपने बेस कैंप तक पहुंच जाते हैं। यहाँ कई मुल्कों के अलग अलग लोग आए होते हैं जो कि अलग अलग कंपनीज के साथ एवरेस्ट पर चढ़ना चाहते हैं। 23 अप्रैल तक ये पूरी टीम 21,300 फीट की ऊंचाई चढ़ जाती है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कम होती है। यहाँ एक और कैंप होता है जहाँ ये सब रुकते हैं और ऑक्सीजन भी लेते हैं। दरअसल जो कंपनीज लोगों को एवरेस्ट तक लेके जा रही होती हैं, उन्होंने अलग अलग चोटियों पर लोगों के लिए कैंप्स लगाए होते हैं ताकि लोगों को आराम मिल सके। लेकिन यहाँ से आगे का सफर अब आसान नहीं होता क्योंकि अब ऑक्सीजन कम हो रही होती है। पहाड़ की चढ़ाई बिल्कुल सीधी और खतरनाक होती है। ये वो जगह है जहाँ पर आप बादलों के साथ रहते हैं। यहाँ पर सभी मुसाफिरों की आसानी के लिए सभी कंपनीज ने मिलकर रस्सियाँ लगाई होती हैं ताकि लोग आसानी से ऊपर चढ़ सकें, क्योंकि बिना रस्सियों के आम आदमी एवरेस्ट पर चढ़ जाए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि वहाँ मौसम, ऑक्सीजन की कमी इंसान को अपने आप ही धीरे धीरे मारना शुरू कर देती है। अब ये सब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। पहाड़ चढ़ते हुए इन्हें बहुत मुश्किल हो रही होती है, इन्हें सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही होती है, फिर भी ये सब आगे बढ़ते रहते हैं और 24,000 फीट ऊपर पहाड़ पर पहुंच जाते हैं। नीचे कैंप से हेलन, जो कि रॉब की टीम में होती है, वो उसे बताती है कि मौसम तेजी से बदल रहा है, लेकिन अगर ये शुमाल की तरफ नहीं गया तो 11 तारीख को यहाँ बहुत बर्बादी हो सकती है। उस पर रॉब कहता है कि यहाँ कोई मौसम नहीं होता, पहाड़ अपना रास्ता खुद बनाता है। इसके बाद ये अपनी पूरी टीम के साथ पहाड़ की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना शुरू हो जाता है, जहाँ हवा बहुत तेज होती है और एक एक कदम बढ़ाना मुश्किल हो रहा होता है। ये लोग हर हाल में वहाँ पहुँचना चाहते हैं, इसलिए वो लगातार आगे बढ़ते रहते हैं और ये लोग अपने अगले कैंप पर, जो कि 26,085 फीट की ऊंचाई पर है, वहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ मौसम बहुत खराब होता है और सब लोग ये तय करते हैं कि वो यहाँ से आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से आगे बढ़ने का मतलब मौत है। लेकिन 10 मई बरोज जुम्मे के दिन मौसम एकदम ठीक हो जाता है। यहाँ तूफान का कोई नामो निशान ही नहीं होता और रात को 12:30 पर ये लोग ऊपर चढ़ने का फैसला करते हैं और यहाँ से शिखर तक पहुँचने का रास्ता 12 घंटे का होता है और ये लोग इस उम्मीद में आगे बढ़ने लग जाते हैं कि कुछ ही घंटों में ये अपना ख्वाब पूरा कर लेंगे। इसके बाद ये लोग सुबह के 4:39 पर 27,600 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर उनकी टीम का एक आदमी जिसका नाम बैक है, उसकी आंखों में प्रॉब्लम होने लगती है। उसे धुंधला दिखाई देने लगता है क्योंकि कुछ ही सालों पहले उसकी आंखों की सर्जरी हुई थी। रॉब उसे कहता है कि हम सब आगे बढ़ रहे हैं और अगर तुम बेहतर महसूस करो तो आधे घंटे बाद तुम भी आगे बढ़ जाना, नहीं तो तुम्हें अपना सफर यहीं खत्म करना होगा। अब बाकी लोग जब आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ रस्सियाँ नहीं बंधी होती और अब वो लोग रस्सियाँ बांधना शुरू कर देते हैं क्योंकि बिना रस्सियों के ये एक कदम भी ऊपर नहीं चढ़ सकते थे। तभी यहाँ से 3 लोग वापस जाने का फैसला करते हैं क्योंकि हवाएं बहुत तेज होती हैं, बहुत ठंड होती है और सबसे बढ़कर इनकी ऑक्सीजन भी खत्म हो जाती है
और मंजिल के इतना करीब होने के बावजूद भी ये लोग वापस जाने का फैसला करते हैं। यहाँ एवरेस्ट के पहाड़ पर बर्फ की बहुत गहरी गहरी दरारें होती हैं जिनकी तह भी नहीं दिखती और इन्हीं दरारों में गिरकर 19 लोगों की मौत हो चुकी है। इसलिए बिना रस्सी और सेफ्टी के ये एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते थे। अब इनकी पूरी टीम 28,740 फीट की ऊंचाई पर होती है और जब ये ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो लोगों को हाइपोथर्मिया होने लगता है। हाइपोथर्मिया ऑक्सीजन की कमी से होता है जिसमें गर्मी लगती है, जुबान लड़खड़ाती है और गुस्सा भी आता है। जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते हैं उन्हें बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है, जैसे दिमाग में सूजन आना, फेफड़ों में पानी भर जाना, और ये सब चीजें मौत की तरफ लेके जाती हैं। अब ये सब के सब रस्सियां लगाकर लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। इनमें से किसी के पास आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती, बस एक जज्बा होता है। और दोपहर 1:14 पर वो एवरेस्ट की पीक तक पहुंच जाते हैं। सारी टीम बहुत खुश होती है। वो कुछ ही देर में वापस लौटने का फैसला करते हैं। हालांकि प्लान के हिसाब से उन्हें 2 बजे वापस बेस पहुंचना था, लेकिन वो लेट हो जाते हैं। अब पहाड़ों पर गहरे बादल होते हैं, इन सब से चला भी नहीं जा रहा होता क्योंकि सबकी ऑक्सीजन खत्म हो चुकी होती है। रोप कैंप से कांटेक्ट करता है और बताता है कि जितने भी एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे हैं वो सब वापस लौटना शुरू कर चुके हैं। अब ये नीचे जाना शुरू कर देते हैं। तभी इन्हीं के ग्रुप का एक मेंबर डग ऊपर आ रहा होता है। रोप उसे मना करता है, लेकिन वो कहता है कि अगर आज वो ऊपर नहीं गया तो कभी नहीं जा सकेगा। रोप उसे बड़ी मुश्किल से ऊपर लेके जाता है और वो एवरेस्ट के शिखर तक पहुंच जाता है। लेकिन जब वो वहां से नीचे उतरना शुरू करता है तो डग की हालत बहुत खराब होती है। वो लगभग बेहोशी की हालत में होता है और अब ये दोनों ऊपर फंस चुके हैं। रोप की टीम रोप को वापस आने को कहती है, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि डग को छोड़े बगैर वो नहीं आएगा, और वो रस्सियों के सहारे उसे बड़ी मुश्किल से नीचे उतारता है। तभी वहाँ बहुत जोर से तूफान शुरू हो जाता है। रोप डग को मुश्किल से एक जगह बिठाकर ऑक्सीजन लेने के लिए जाता है। वो डग को कहता है कि तुम यहाँ से नहीं हिलना, लेकिन डग का दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो जाता है। वो भी उसके पीछे आने लगता है, लेकिन ये बात रोप को पता नहीं चलती और वो खाई में गिर जाता है। यहाँ रोप भी अब बुरी तरह थक चुका था। वो एक जगह बैठ जाता है। तभी वहाँ पर रोप का एक साथी आ जाता है जिसे ऑक्सीजन का आधा सिलेंडर मिला था। वो रोप को ऑक्सीजन देता है और अब वो तूफान में नीचे उतरना शुरू कर देते हैं। ये कुल मिला के 13 लोग होते हैं जो कि ऊपर फंसे हुए होते हैं। तूफान बढ़ता ही जा रहा होता है। अब रात के 3 बजे होते हैं और नीचे कैंप से उन्हें बताया जाता है कि उनकी मदद के लिए लोगों को भेजा जा रहा है, लेकिन वो लोग तभी उनके पास पहुंच सकते हैं जब तूफान रुकेगा। ऊपर लोग तूफान से, ठंड से और ऑक्सीजन की कमी से मर रहे होते हैं। अब सुबह के 5 बज रहे होते हैं और आज दिन होता है 11 मई का। रॉब के साथ जो उसका साथी होता है, ठंड और थकान से इस ऊंचाई पर उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, और जब रॉब बेहोशी की हालत में होता है तो वो अपनी जैकेट उतार कर कहता है बहुत गर्मी हो रही है, और पहाड़ से नीचे स्लाइड कर जाता है। अब तक इनका कैंप से पूरी तरह कनेक्शन टूट चुका था। सुबह जब तूफान रुकता है तो रॉब की कॉल आती है। वो कहता है कि मैं हिल भी नहीं पा रहा और मेरा साथी मर चुका है। वो रॉब से कहते हैं कि तुम्हें किसी तरह नीचे आना होगा क्योंकि ऊपर अभी भी बहुत तेज हवाएं चल रही होती हैं, लेकिन रॉब कहता है कि मैं नहीं आ पाऊंगा। इसके बाद इनका कनेक्शन कट हो जाता है। अब नीचे इसकी टीम बोलती है कि रॉब की वाइफ को कॉल मिलाओ और उसे सैटेलाइट फोन के पास रखो। रॉब को अपनी वाइफ की आवाज़ सुनकर हिम्मत मिलेगी और वो ऐसा ही करते हैं। रॉब और उसकी वाइफ की बात कराते हैं। रॉब की वाइफ कहती है कि तुम्हें चलते रहना होगा, कुछ ही देर में धूप आ जाएगी, तुम्हें किसी भी तरह नीचे आना होगा। रॉब को वहाँ बहुत मुश्किल हो रही होती, हवाएं बहुत तेज चल रही होती हैं। रॉब कहता है कि मेरे हाथ पांव काम नहीं कर रहे। उसकी बीवी कहती है तुम्हें चलना होगा, ब्लड सर्कुलेशन रुकना नहीं चाहिए। रॉब वहाँ से उतरने की कोशिश करता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि जो लोग रॉब की मदद के लिए ऊपर आ रहे होते हैं वो तेज हवाओं की वजह से आगे नहीं जा पाते। रॉब को बताया जाता है कि जो लोग तुम्हारी मदद के लिए आ रहे थे उनका आगे आना मुश्किल है। रॉब कहता है कि मुझे एक और रात यहीं गुजारनी होगी क्योंकि वो अकेला यहाँ से नहीं निकल सकता। उधर रॉब की बीवी उसके लिए बहुत परेशान हो रही होती है। वो कहती है कि मुझे रॉब से बात करनी है। वो रॉब से बोलती है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम्हें घर वापस आना होगा। रॉब कहता है कि मैं सारा से नहीं मिल पाऊंगा। दरअसल उसकी वाइफ के पेट में जो बच्चा होता है वो लड़की होती है। रॉब ने पहले ही उसका नाम सारा रख दिया होता है। रॉब समझ जाता है कि वो यहाँ से नहीं निकल पाएगा और ये उसके आखिरी लम्हात हैं। उसकी बीवी कहती है कि तुम हार नहीं मान सकते, ऐसा ना कहो। रॉब कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अपना ख्याल रखना। उसके बाद इनका फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ बैग जिससे देखने में तकलीफ हो रही थी वो नीचे उतरने वाले लोगों के साथ एक जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन जो लोग उस जगह पर बच जाते हैं
वो सभी लोग मारे जाते हैं सिवाय बैक के, जिससे हेलुसिनेशन हो रहा होता है। उससे अपने बीवी और बच्चे दिखते हैं और वो हिम्मत करके उस कैंप तक पहुंच जाता है जहां दूसरे लोग भी होते हैं। लेकिन उसकी हालत इतनी खराब होती है कि अगर उसे मेडिकल हेल्प नहीं मिली तो वो मर जाएगा। जब ये बात उसकी बीवी को पता चलती है तो वो कहती है कि हेलीकॉप्टर का इंतजाम मैं कर लूंगी। हेलेन से बताती है कि ऊपर हवाएं बहुत तेज चल रही हैं, हेलीकॉप्टर नहीं उतर सकता। लेकिन बैक की वाइफ नेपाल में अमेरिकन एम्बेसी को कॉल करती है। वो उन्हें बैक की मदद करने के लिए कहती है और बड़ी मुश्किल से वो हेलीकॉप्टर की मदद से बैक को बचा लेते हैं। वहीं रोब वहां से नीचे नहीं आ पाता और हमेशा के लिए बाकी लोगों के साथ उन पहाड़ों पर रह जाता है। यहाँ बैक को नीचे लेके जाया जाता है, लेकिन हाथों और नाक में खून जमने की वजह से वो गल जाते हैं, इसलिए उसका नाक और हाथ काटने पड़ते हैं। लेकिन उसकी वाइफ उसे फुल सपोर्ट करती है और आज भी वो अपनी वाइफ और बच्चों के साथ रहता है। और जुलाई 1996 में रोब की बेटी पैदा होती है और उसकी बीवी उसका नाम सारा रखती है। ये था 1996 का दर्दनाक हादसा जिसमें कई लोगों की जान गई। इसी के साथ ये हकीकत पर अपनी कहानी अपने इख्तिताम को पहुंचती है। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। शुक्रिया।